Hello students, this is आशीष पालीवाल, वन ऑफ द डायरेक्टर इन्विक्टस। और क्लास 10th में हम लोग अपना अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये जो चैप्टर है बच्चों, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है जिसमें बड़े ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स आते हैं। और इन चैप्टर्स की अपनी एक अलग, हम बोल सकते हैं अलग डिक्शनरी है, अलग टर्मिनोलॉजी है जो किसी दूसरे चैप्टर में या किसी दूसरे टॉपिक में देखने या सुनने को नहीं मिलती। तो हमें अगर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को पढ़ना पड़ेगा तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है हेरिडिटी और दूसरा पार्ट है इवोल्यूशन। ठीक है, दोनों अलग अलग पार्ट हैं, या बोला जाए सीनियर क्लासेस में ये दोनों अलग अलग चैप्टर्स ही हैं। हेरिडिटी एक ऐसा फिनोमिना है विच इज़ रिलेटेड टू ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है उसी के रिप्रेजेंटेशन को या उसी को हेरिडिटी कहा जाता है। और इवोल्यूशन क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज़म के स्ट्रक्चर में और उनके अपीयरेंस में आने वाला जो ग्रेजुअल चेंज है उसी को इवोल्यूशन कहते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। हमने यहाँ पर दोनों टॉपिक्स को एक साथ एक चैप्टर में पढ़ना है। अब इसमें हम पढ़ने के लिए शुरुआत करेंगे ज़ीरो से, और ज़ीरो की शुरुआत होती है यहाँ पे इस चैप्टर में कहाँ से, हेरिडिटी से। अगर हम हेरिडिटी की बात करें कि क्या होती है हेरिडिटी, तो सबसे पहले हेरिडिटी शुरू करने से भी पहले मैं ये पॉइंट्स आपको कहना चाहता हूँ कुछ, कि जैसे हम कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन हमारे मन में आता होगा कि जब हम या हमारे पेरेंट्स ही बोलते होंगे कि ये हमारे बारे में या हमारे छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन के बारे में कि इसकी जो नाक है वो मम्मी से मिलती है, इसके जो कान हैं वो पापा से मिलते हैं, इसका जो चेहरा है वो दादा दादी या नाना नानी किसी से भी मिलता है। ऐसा हमें अपनी फैमिली में कई बार डिस्कशन सुना होगा। तो ये जो डिस्कशन हम सुनते हैं और इस डिस्कशन के बारे में जब सोचते हैं कि क्या ऐसा रियली होता है कि हमारे जो बॉडी में जो अपीयरेंस है, हमारा जो मॉर्फोलॉजी है, ये क्या हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मैच करता है? तो हाँ भाई करता है, और इसी को हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हेरिडिटी कंट्रोल कैसे होती है, तो हम आ जाते हैं इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट पे। ठीक है, तो साइंटिफिक एस्पेक्ट को ही हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे और कई ऐसे कॉमन एग्जांपल्स हम लेके चलेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हुए चलते हैं, और उन्हीं एग्जांपल्स की हम हेल्प लेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं जेनेटिक्स पे। तो जेनेटिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की ब्रांच है दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। साइंस की एक ब्रांच जो हेरिडिटी को और वेरिएशन को स्टडी करने का डीलिंग करती है, स्टडी करने के लिए उन्हें डील करती है, उसी को जेनेटिक्स कहा जाता है। द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय बेटसन इन 1906। यानी अभी जो हमने कहा कि जो कैरेक्टर हमारी बॉडी में, जो हमारा अपीयरेंस है, जो मॉर्फोलॉजी है, जो पेरेंट्स से मैच कर रही है, तो ये क्यों कर रही है, इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। और अगर हम इसी की स्टडी करते हैं तो यानी हमने इनहेरिटेंस की स्टडी करी। और अगर हम इस सिमिलरिटी को देखें कि पेरेंट्स से अगर हमारी बॉडी, अगर हमारा अपीयरेंस, हमारा फेशियल अपीयरेंस हमारा मैच कर रहा है, तो वो 100% क्यों नहीं कर रहा है? तो 100% नहीं करता, और इसी को वेरिएशन कहते हैं। तो जो मैच कर रहा है वो हेरिडिटी है, और जो मैच नहीं कर रहा है दैट इज़ वेरिएशन। और इन्हीं सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की जब हम स्टडी करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? जेनेटिक्स कहते हैं। अब आता है जो हमारा पॉइंट कि वेरिएशन क्या होता है। तो वेरिएशन हम समझ सकते हैं वेरिएशन क्या होता है। जैसे हम देखते हैं हमारे कुछ ऐसे हमारा फेशियल अपीयरेंस या किसी हमारे रिलेटिव का या किसी फ्रेंड का कोई बॉय या गर्ल है, उसका जो चेहरा है फादर या मदर से थोड़ा सा मैच करता है,
तो जो मैच नहीं करता है दैट इज़ वेरिएशन, यानी फादर और मदर से आने वाले जो कैरेक्टर थे वो जो डिसिमिलर हुए, उन्हीं डिसिमिलर कैरेक्टर्स को वेरिएशन कहा जाता है। और वेरिएशन रिप्रेजेंट किया जाता है, दे आर द डिफरेंस प्रेजेंट इन मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड अदर ट्रेड्स। ट्रेड्स मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ट्रेड्स को अभी इस लेवल पर हम समझ लें कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है, फॉर्म ऑफ कैरेक्टर है, ट्रेड को कहा जा रहा है। सो कैरेक्टर वेरिएशन क्या हो गया, डिफरेंस प्रेजेंट इन मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड अदर ट्रेड फाउंड अमंग इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, रेस एंड स्पीशीज़। तो अगर कोई सेम फैमिली, रेस या स्पीशीज़ को बिलोंग कर रहा है और वो सभी एक दूसरे से किसी न किसी फॉर्म में अगर डिफरेंट हैं, सो इसी डिफरेंस को वेरिएशन कहा जाता है। और इसके कई रीज़न हो सकते हैं, हम एक एक करके इनके रीज़न भी देखेंगे आगे कि क्या रीज़न हो सकते हैं एक ही फैमिली, एक ही रेस, एक ही स्पीशीज़ में आने वाले वेरिएशन के। जैसे अगर हम देखें, हम ह्यूमंस की ही बात कर लें तो ह्यूमन सेम स्पीशीज़ में आते हैं लेकिन सबका चेहरा तो एक जैसा नहीं दिखता। तो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि सब में कुछ ना कुछ जेनेटिक डिफरेंस है, एंड दैट जेनेटिक डिफरेंस इज़ वेरिएशन। वो जो जेनेटिक डिफरेंस, उनका जो जेनेटिक मटेरियल जो सबका अलग अलग है, दैट इज़ वेरिएशन। और ये क्यों आया इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रेड्स जो वर्ड है ये याद रखना, ट्रेड्स वर्ड मैंने बोला है फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर के जो फॉर्म होते हैं। जैसे एक कैरेक्टर अगर हम मान के चलें, कलर ऑफ हेयर, ठीक है, ये एक कैरेक्टर है। अब किसी का कलर ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लॉन्ड होता है। तो ये जो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर हो गए, फॉर्म ऑफ कैरेक्टर हो गए, इन्हीं को ट्रेट कहा जाता है। तो अदर ट्रेट यानी सभी ट्रेट्स में जो डिफरेंसेस आते हैं, दैट डिफरेंसेस आर आल्सो डिस्कस्ड एज और रिप्रेजेंटेड एज वेरिएशन। नेक्स्ट आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी की बात करें तो हमने पढ़ा द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। जेनेटिक कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं उसी को हेरिडिटी कहते हैं, जिसको हमने अभी रिप्रेजेंट किया कि फेशियल अपीयरेंस या बॉडी पोस्चर या चेहरे की मिलावट, जो मेल जोल फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स से जो मिलता है, इसी को हेरिडिटी कहा जाता है। अब वेरिएशन को अगर हम डिटेल में देखते हैं और इसको डिफाइन करते हैं तो क्यों होता है वेरिएशन, ये समझिएगा। उससे पहले डेफिनेशन, द डिफरेंस इन कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड एज वेरिएशन। एक ही स्पीशीज़ के अलग अलग इंडिविजुअल, एक ही फैमिली के अलग अलग इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंस देखने को मिलता है, उनके स्ट्रक्चर में, उनकी मॉर्फोलॉजी में, उनकी फिजियोलॉजी में, उनके कैरेक्टर्स में, इसी को वेरिएशन कहा जाता है। जैसे एक घर में अगर सभी लोग, अगर हम बात करें एक फैमिली में जितने भी लोग होंगे तो सबका चेहरा एक जैसा तो होगा नहीं, भले सबके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स सेम हो, सबका चेहरा एक जैसा नहीं मिलता, सबकी हेल्थ हाइट भी एक जैसी नहीं मिलती। तो क्यों नहीं मिलती? तो वो उसका रीज़न होता है कौन? वेरिएशन। और वेरिएशन को अगर हम बात करें कि वेरिएशन किस में आता है और कितना आता है, ठीक है, किस में आता है और कितना आता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। सो उससे पहले द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। अगेन यहाँ पर मार्क किया हुआ है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन में हम बात करेंगे किस में आता है और कितना आता है, इसको समझिएगा। हमने पढ़ा है कि जो रिप्रोडक्शन हमारा चैप्टर था, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था रिप्रोडक्शन, उसमें हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था। देखिए, जब भी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड से होता है, एसेक्सुअल मोड यानी जिसमें गैमीट फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं होते, सो एसेक्सुअल मोड से जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। क्यों? जैसा पेरेंट बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है वैसा ही जेनेटिक मटेरियल ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। हाँ, बहुत माइन्यूट वेरिएशन हो सकते हैं किसी एरर की वजह से। एरर कैसा एरर? जब जीन या बोला जाए जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा था तो उस ट्रांसफ़र के समय कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई एरर हो सकता है, उस एरर की वजह से उनमें वेरिएशन आ सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर और बहुत माइन्यूट होता है, ठीक है। तो मेजरली स्पीकिंग अगर हम बात करें
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं पाया जाता और उन्हें आइडेंटिकल कहा जाता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल कहा जाता है या क्लोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि वेरिएशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर माइनर एंड नॉट ईजिली डिटेक्टेबल। और ये क्यों होते हैं? ये होते हैं उस जेनेटिक ट्रांसफ़र के समय किसी एरर की वजह से, कोई टेक्निकल एरर आ सकता है। ठीक है, प्रोसेस जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उनमें भी कई ऐसे केमिकल्स हैं जो एरर कॉज कर सकते हैं। तो उन एरर की वजह से अगर वेरिएशन आता है तो वो हमें देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वो भी ईजिली डिटेक्ट नहीं होता, बहुत माइनर होता और रेयरली होता है। ठीक है, कॉमनली नहीं पाया जाता। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है, जिसमें गैमीट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें गैमीट फ्यूज़ होते हैं। अब ये 2 स्टेप आ गए। कौन कौन से 2 स्टेप? यही 2 स्टेप में मैक्सिमम वेरिएशन देखा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट जिसे हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये 2 मेजर प्लेसेस हैं जहाँ पर मेजर वेरिएशन आता है। तो कैसे आता है समझने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों प्लेसेस में मेजर वेरिएशन आता है और कैसे ये मेजर वेरिएशन आता है इसको हम देखते हैं। ठीक है, देखेंगे कैसे कि जब हम बात करते हैं गैमीट फॉर्मेशन की, बच्चों याद रहेगा जब हम बात करते हैं गैमीट फॉर्मेशन की, सो गैमीट फॉर्मेशन के समय मियोसिस होता है, आपने सुना है। और जो जेनेसिस है, गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस उसमें देखा भी है। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 बोथ आर द स्टेप्स ऑफ मियोसिस, दोनों ही मियोसिस के स्टेप्स हैं। और जब हम इन मियोसिस की बात करते हैं, सो लोअर क्लास यानी 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि मियोसिस जब होता है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर यानी क्रोमोसोम्स के कुछ पार्ट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, और एक्सचेंज हो जाते हैं तो अब ये पहले जैसे नहीं रहे। ठीक है, एक्सचेंज होते हैं तो अब ये पहले जैसे नहीं रहे, और पहले जैसे नहीं रहे तो अब इनमें क्या आ गया है? वेरिएशन। तो पहला तो वेरिएशन का जो रीज़न है वो होता है क्रॉसिंग ओवर दैट टेक्स इन मियोसिस ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर दैट टेक्स प्लेस इन मियोसिस ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। और दूसरा आ जाता है रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट। फ्यूजन ऑफ गैमीट यानी फर्टिलाइजेशन। हम बात करते हैं एक मेल गैमीट की, एक फीमेल गैमीट की। मेल गैमीट फादर की ओरिजिन से आया है, फीमेल गैमीट मदर की ओरिजिन से आया है। मेल गैमीट में फादर की फैमिली के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं और फीमेल गैमीट में मदर की फैमिली के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद अगली जनरेशन का इंडिविजुअल बनता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि पूरे कैरेक्टर मदर के आ जाएं या पूरे कैरेक्टर फादर, भाई दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं और दोनों के फुल कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। यानी हमारे पास बॉडी के पास जो नया अगली जनरेशन का इंडिविजुअल है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कोई कैरेक्टर मदर की बॉडी से या मदर की फैमिली का कोई कैरेक्टर ले या फादर की फैमिली का कोई कैरेक्टर ले। तो सपोज करो कलर ऑफ हेयर की ही हम बात कर रहे हैं। सपोज करिए फादर की फैमिली में कलर ऑफ हेयर जो है वो ब्लैक है और मदर की फैमिली में कलर ऑफ हेयर ब्राउन है। तो ऐसा नहीं होगा कि या तो पूरा ब्लैक हो जाए या तो पूरा ब्राउन हो जाए, मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि आधा ब्लैक हो जाए और आधा ब्राउन हो जाए। ठीक है, समझिएगा। और ऐसे ही आइज़ का कलर है। तो अगर हम ऐसा रीज़न लेते हैं तो मैं अपने अभी स्टेटमेंट को थोड़ा सा और इलेबोरेट करूँगा। मैंने बोला ऐसा नहीं हो जाए कि सारे कैरेक्टर, ठीक है, कोई एक कैरेक्टर मदर से पूरी तरह से एक्सप्रेस हो सकता है लेकिन सारे कैरेक्टर हो सकता है फादर से हो या सारे कैरेक्टर मदर से एक्सप्रेस हो, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन चूज करेगा। भाई कलर ऑफ हेयर जो सुपीरियर है वो एक्सप्रेस होगा, कलर ऑफ आइरिस जो सुपीरियर है वो एक्सप्रेस होगा। सुपीरियर क्या होता है ये हम देखेंगे। कलर ऑफ स्किन, ठीक है, जो सुपीरियर है वो एक्सप्रेस होगा। तो हर कैरेक्टर में ये चॉइस बन जाएगी। कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ फादर से, कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ मदर से, तो दोनों के सुपीरियर कैरेक्टर जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर, डोमिनेटिंग क्या होता है ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोनों के सुपीरियर और डोमिनेटिंग कैरेक्टर ही
जाइगोट में या नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन आता है, और जो ऑफस्प्रिंग बनती है ना वो पूरी तरह से फादर को रिप्रेजेंट करती है और ना वो पूरी तरह से मदर की फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, दोनों के बेस्ट कॉम्बिनेशन, दोनों के कैरेक्टर्स के बेस्ट कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं किसमें, नेक्स्ट जनरेशन में या ऑफस्प्रिंग में या जाइगोट में। ठीक है, तो ये दो मेन पोजीशंस हैं, ये दो मेन पॉइंट्स हैं जहां पर वेरिएशन आता है। ठीक है, पहला क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इन मियोसिस और दूसरा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो मेजर वेरिएशन होता है, बहुत बड़ा वेरिएशन होता है, और वो वेरिएशन हमें अगली जनरेशन में और जनरेशन बाय जनरेशन में देखने को मिलता है, और यही जनरेशन बाय जनरेशन आने वाला जो वेरिएशन है इसी को कंटिन्यूअस वेरिएशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस वेरिएशन कहा जाता है। इस पॉइंट को भी हमें ध्यान रखना है। सो द वेरिएशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग सक्सेसिव जनरेशन, सक्सेसिव यानी एक के बाद एक, एंड दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड इट गेट एक्यूमुलेटेड इन द ऑर्गेनिज्म, और ये उस ऑर्गेनिज्म में जो है प्रेजेंट रहता है, उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी प्रेजेंट रहता है, उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू कंटिन्यूअस वेरिएशन को समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर हम जो टर्म लेके चल रहे थे, दिस वेरिएशन, जो जनरेशन बाय जनरेशन आने वाला वेरिएशन है, इसी को कंटिन्यूअस वेरिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक डायग्राम लेके चल रहे हैं। डायग्राम क्या लेके चल रहे हैं कि कोई पेरेंट है, ठीक है, अब पेरेंट है और उस पेरेंट से अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो वेरिएशन डेवलप होता है, तो नेक्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है ऑफस्प्रिंग में, और उनकी नेक्स्ट जनरेशन में उनमें और वेरिएशन ऐड होता जाता है। ठीक है, तो जनरेशन बाय जनरेशन ये वेरिएशन हर जनरेशन में आता है, और इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है वेरिएशन का, भाई बेनिफिट क्या है, हम जिस वेरिएशन की बात करते हैं वो वेरिएशन का बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला, जब वेरिएशन डेवलप होगा तो नए तरह के कैरेक्टर्स डेवलप होने की चांसेस बनती हैं, नए तरह के कैरेक्टर्स डेवलप होने की चांसेस बनती हैं, अडाप्टेशन की चांसेस बनती हैं, अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की चांसेस बनती हैं। ठीक है, तो ये याद रखेगा, नए कैरेक्टर डेवलप होने की चांसेस बनती हैं अडाप्टेशन वेरिएशन से, अडाप्टेबिलिटी बढ़ती है, एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने की एबिलिटी बढ़ती है ऑर्गेनिज्म की, और इसीलिए इस वेरिएशन से आगे धीरे धीरे चलते चलते ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। तो कैसे सर्वाइवल का चांस बढ़ेगा भाई, अडाप्टेबिलिटी बढ़ेगी, अपोजिट एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, और इसीलिए उसका सर्वाइवल बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, सपोज अ वेरिएशन ऑफ हीट टॉलरेंस, हीट को टॉलरेट कर सके, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर बैक्टीरिया में देखा जाता है। सो कोई बैक्टीरिया है, अगर उसमें वेरिएशन की वजह से हमने बोला वेरिएशन की वजह से हीट टॉलरेंस डेवलप होता है या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, तो अब उस बैक्टीरिया पे हाई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा, यानी उसकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ गई। अब उस बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा, यानी यहाँ भी उसकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ गई, तो उसका सर्वाइवल बढ़ गया। दूसरा क्या आता है, सो इन नेचर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही दो बातों को इलेबोरेट किया गया। अगर टेम्परेचर बढ़ा है और हम उस बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर में रखें तो भी वो सर्वाइव करेगा, और अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसमें और एंटीबायोटिक का एक्सपोजर होता है तो भी वो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा। सो इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन गेट एक्यूमुलेटेड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन टाइम एंड स्पेस। सो बड़े जो वेरिएशन हैं वो लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन जो है ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और उनकी नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग और स्पेस के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या है, अल्टीमेटली अ ग्रेट डाइवर्सिटी डेवलप स्पेशली इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सो जाहिर सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब वेरिएशन की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, वेरिएशन की चांसेस ज़्यादा हैं,
तो उनमें अडाप्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और अडाप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज़म का फॉर्मेशन वो कर सकेंगे, और इसलिए उनकी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी यानी उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी ज़्यादा होंगे, वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो इसीलिए डाइवर्सिटी ज़्यादा देखी जाती है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। दीज वेरिएशन फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, और यही जो वेरिएशन आ रहा है जिससे डाइवर्सिटी बढ़ रही है। डाइवर्सिटी क्या होती है कि एक ही, जैसे हम डॉग्स की बात करें तो हमने देखा है कि डॉग्स की हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज़ पाई जाती हैं, तो यही डाइवर्सिटी है। उनमें वेरिएशन आया, सब में अलग अलग तरह की वैरायटी बनी। कुछ ऐसी हैं जो अलास्का और आर्कटिक रीजन में भी सर्वाइव कर सकती हैं, यानी बहुत लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकती हैं। तो सबकी अलग अलग एडाप्टेबिलिटी, और इसलिए उनका सर्वाइवल क्या है, जैसे हस्कीज़ की हम बात करते हैं, सो वो पोलर एरियाज़ में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम जब एडाप्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वेरिएशन की वजह से ही ये एडाप्टेबिलिटी, ये डाइवर्सिटी डेवलप हुई, और यही डाइवर्सिटी बेस बनता है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग आने वाला चेंज इज नोन एज इवोल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ वेरिएशन। अभी हमने सिग्निफिकेंस देखा वेरिएशन का, और अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन पे। तो जब हम टाइप्स ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं तो वेरिएशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक वेरिएशन, एक होते हैं जर्मिनल वेरिएशन। ध्यान से सुनना, सोमैटिक वेरिएशन यानी बॉडी की स्ट्रक्चरल सेल में आने वाला वेरिएशन। सोमैटिक का मतलब होता है स्ट्रक्चरल, जो सेल बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही है, जैसे बोन सेल हो गई, मसल सेल हो गई, स्किन सेल हो गई। अगर इसमें वेरिएशन आता है सो उस वेरिएशन को कहते हैं सोमैटिक वेरिएशन। और स्ट्रक्चरल सेल में आने वाला वेरिएशन इनहेरिटेबल नहीं होता, यानी स्ट्रक्चरल सेल में कोई वेरिएशन आता है तो वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये बात याद रख लेना, ठीक है। और इसीलिए सोमैटिक वेरिएशंस आर नॉन इनहेरिटेबल। लेकिन जो जर्मिनल वेरिएशन होते हैं, दूसरा आ गया जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होने वाला वेरिएशन, यानी ऐसी सेल्स जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रही हैं और उनमें वेरिएशन आता है, तो जाहिर सी बात है वो वेरिएशन गैमीट में भी जाएगा, और वो वेरिएशन गैमीट में भी जाएगा तो वो वेरिएशन जाइगोट में भी जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो जर्मिनल वेरिएशंस आर इनहेरिटेबल, ये पॉइंट याद रखना। सो सोमैटिक वेरिएशन अफेक्ट द सोमैटिक सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बॉडी की स्ट्रक्चरल सेल्स को अफेक्ट करता है। इट इज़ नाइदर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स और नॉट ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। ना ये इनहेरिट होता है और ना ही नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होता है। इट इज़ एक्वायर्ड बाई इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स ओन लाइफ एंड लॉस्ट विद इट्स डेथ। तो कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के ड्यूरिंग ही ये वेरिएशन डेवलप करता है और उसके बाद उसकी डेथ के साथ ये वेरिएशन ख़त्म हो जाता है। सो देर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वायर्ड वेरिएशन। तो बर्थ के बाद ये वेरिएशन डेवलप किया और इसे एक्वायर्ड वेरिएशन कहा जाता है। और सोमैटिक वेरिएशन क्यों हो सकते हैं भाई, इसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोमैटिक वेरिएशन हो सकते हैं एनवायरनमेंट में आने वाले चेंज की वजह से। जैसा एक हमने एग्जाम्पल पढ़ा है कि अगर हम माउंटेन्स पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, तो हमें हाइपोक्सिया होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर डेंसिटी कम है, तो बॉडी में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है सैचुरेशन लेवल गिरने लगता है। लेकिन अगर हम वहाँ हाई एल्टीट्यूड्स पर धीरे धीरे रहें, अडाप्टेबिलिटी डेवलप हो, वहाँ के मौसम के अनुसार हम ढलने की कोशिश करें, सो व्हाट हैपन, तो धीरे धीरे अब आफ्टर 4 to 6 मंथ हमारा क्या होगा, आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा है ना, आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा। हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में ये पढ़ा था जब हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ रहे थे। सो आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा, और आरबीसी काउंट बढ़ेगा तो हम उस हाई एल्टीट्यूड पे रहने के लायक एडाप्ट हो जाएंगे। आई बात समझे। तो जब हम उस हाई एल्टीट्यूड पे रहने के एडाप्ट हो जाएंगे, तो ये किसकी वजह से हुआ, एनवायरनमेंट की वजह से हुआ। ये जो चेंज आया, ये जो वेरिएशन आया, ये एनवायरनमेंट की वजह से आया। लेकिन ये कहाँ पर आया,
ये वेरिएशन आया हमारी सोमेटिक सेल में, ठीक है। अब जब वहाँ से हम हाई एल्टीट्यूड से आएंगे लो एल्टीट्यूड्स पर, सी लेवल के आसपास, तो धीरे 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 हमारा जो वेरिएशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सोमेटिक वेरिएशन। सो ह्यूमिडिटी, वाटर, फूड, इनकी वजह से भी एनवायरमेंटल वेरिएशन डेवलप हो सकता है। लाइट जो है, स्ट्रॉन्ग लाइट, अगर हम स्ट्रॉन्ग लाइट में जाते हैं तो हमारी बॉडी में मेलानिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, और मेलानिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो डार्क पिगमेंटेशन, ठीक है, डार्क कलर का अपीयरेंस हमारी जो है एपिडर्मल सेल्स में मेलानोसाइट्स की वजह से होता है, और हमारी स्किन जो है वो डार्क दिखने लगती है। और ये बेनिफिशियल है। ये बेनिफिशियल क्यों है? भले ही हमारी स्किन में टैनिंग होती है, डार्कनेस आती है, लेकिन ये बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि मेलानिन जो है हमारी बॉडी में हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आने से रोकता है। तो ऐसा पाया गया है कि जो डार्क पिगमेंटेशन स्किन वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो हम अपनी बात करें या हम नीग्रोज़ की बात करें, तो इनमें जो डार्क पिगमेंटेशन स्किन में पाया जाता है, पहली बात वो स्किन के कलर में एक इवननेस लाता है, ठीक है, स्किन के कलर में क्या लाता है, इवननेस। और दूसरी बात, ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, जिससे स्किन कैंसर की चांसेस इनमें कम होती है। वहीं जो वाइट पर्सन होते हैं, आपने देखा होगा वाइट पर्सन जो होते हैं उनकी बॉडी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन टोन या स्किन का कलर इवन नहीं होता, उनकी बॉडी पर बहुत सारे स्पॉट्स पाए जाते हैं, डार्क स्पॉट्स। सो वो अनइवन कलर की वजह से होता है। एंड दे टेक सन बाथ, वो सन बाथ लेते हैं सो दैट मेलानिन सिक्रीशन उनकी बॉडी में ज़्यादा हो, और ऐसे में क्या होता है, मेलानिन सिक्रीशन उनमें कम होता है। सो दे आर हाईली ससेप्टेबल फॉर स्किन कैंसर। उनमें स्किन कैंसर की चांसेस ज़्यादा पाई जाती हैं। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि होता ही है, लेकिन चांसेस ज़्यादा पाई जाती हैं। दे आर मोर ससेप्टेबल, ठीक है। सो डार्क इज़, या बोला जाए ब्लैक इज़ जस्ट अ कलर एंड विच इज़ बेनिफिशियल, या डार्क इज़ जस्ट अ शेड ऑफ कलर एंड दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट आते हैं लाइट के बारे में। हमने आपको बताया, तो इससे रिलेटेड मैं बोलूँगा भाई, जितनी ये एक बड़ा ही अजीब सा कल्चर चला है फेयरनेस ब्यूटी क्रीम का, ये सब किसी काम की नहीं होती। ये सब यूज़ करना अगर करते हो तो बंद कर दो, ये सब फालतू बकवास है, ठीक है। डार्क इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। सो हमें किसी फेयरनेस की ज़रूरत किसी को नहीं होती, इसलिए जो है इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग ऐसी सनस्क्रीन या ऐसे ऑइंटमेंट या क्रीम लगाते हैं जिससे बेनिफिशियल यूवी रेडिएशन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं हैबिटेट। सो हैबिटेट की अगर हम बात करें, सो इट ऑल्सो अफेक्ट द जेनेटिक मेक अप ऑफ एन इंडिविजुअल एंड लीड टू वेरिएशन। तो कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहता है, जो उसका हैबिटेट है, जो उसकी सराउंडिंग, वहाँ पर रहने की, वहाँ पर क्या फूड प्रेजेंट है, किस तरह का वेजिटेशन है, किस तरह की जोग्राफिकल कंडीशन है, सो उसके अकॉर्डिंग भी उसमें वेरिएशन पाया जाता है। और इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे हैबिटेट का, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले जो मैमल्स हैं, एशिया में जो पाए जाने वाले मैमल्स हैं और ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाने वाले मैमल्स हैं, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करें। एक्चुअली आज से मिलियन ईयर अगो जो ऑस्ट्रेलिया था वो एशिया का ही पार्ट था। तो जब वो अलग हो गया तो जो मैमल्स ऑस्ट्रेलियन रीजन में रह गए वो ऑस्ट्रेलियन मैमल्स कहलाते हैं, जो एशियन रीजन में रह गए वो एशियन मैमल्स कहलाते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है उनके हैबिटेट के बेस पर, कि ऑस्ट्रेलियन, अगर हम एशियन मैमल्स की बात करें, एशियन मैमल्स आर प्लासेंटल मैमल्स, ठीक है। एशियन मैमल्स जो हैं वो मेनली क्या पाए जाते हैं, प्लासेंटल मैमल्स पाए जाते हैं। वेरेज ऑस्ट्रेलियन मैमल्स जो पाए जाते हैं वो मैक्सिमम आर मार्सुपियल,
उनमें एक ब्रूडिंग पाउच होता है, जस्ट लाइक कंगारू में जैसे वो ब्रूडर्स पाउच होता है जिसमें वो अपने बेबी को रखता है, उनमें प्लासेंटा नहीं पाया जाता। सो दे आर मार्सूपियल मैमल्स। और ये पाया गया किसकी वजह से? उनके हैबिटेट की वजह से। उनका वहाँ पर क्या फूड की अवेलेबिलिटी है, क्या रेनफॉल है, ये सारी चीज़ें उनके लाइफ को अफेक्ट करती हैं। और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मैमल्स में, एक कॉमन एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मैमल्स में प्लासेंटा जो है वो गायब हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, और उनमें मार्सूपियम का डेवलपमेंट हुआ, ब्रूडर्स पाउच का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो ये भी हैबिटेट की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी एक बड़ा अलग फैक्टर है वेरिएशन का। आप अपनी फैमिली में भी देख सकते हो, कुछ लोग फैमिली में ज़्यादा खाते हैं, मुझे ध्यान से मत देखना, ठीक है, मैं बहुत कम खाता हूँ। तो कुछ लोग जो है जिनका डाइट थोड़ा हैवी होता है, हैवी का मतलब वो लोग मेरी तरह ठोस कदम उठाते हैं, ठीक है, व्हेन दे आर हैविंग डाइट। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका डाइट थोड़ा कम होता है, तो आप उनको देख कर समझ सकते हो अपनी फैमिली में ही कि कौन किसकी डाइट कैसी है, और उसकी वजह से उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। तो यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स भी एक बड़ा ज़रूरी है वेरिएशन के। हम जानते हैं कि भाई जो वर्कआउट करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, तो वो अपनी मसल्स पर काम करते हैं, अपनी डाइट पर काम करते हैं, जिससे उनकी मसल्स डेवलप होने लगती हैं। ठीक है, और जब वो जिम जाना छोड़ देते हैं या एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, तो वो फिर अपने ओरिजिनल वापस शेप में वापस आने लगते हैं। सो ये हो गया यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। जिसका यूज़ जितना ज़्यादा करेंगे वो उतना ज़्यादा डेवलप होता जाएगा, और जिसका यूज़ कम करेंगे उसका डेवलपमेंट कम होता जाएगा। इस पॉइंट को याद रखना है। कॉन्शियस एफर्ट यानी अगर हम सोमैटिक वेरिएशन, so conscious effort by a man produces somatic variation in human themselves in domestic animals and plants। तो domestic animals और plants में हम hybridization हमने देखा है, hybridization, grafting, इन सब चीज़ों से जो variation develop होता है वो conscious effort की वजह से आता है variation। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जर्मिनल वेरिएशन पे। जर्मिनल वेरिएशन क्या है? ऐसा वेरिएशन जो जर्म सेल्स में होता है, और जर्म सेल्स में होने वाला वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सो जर्मिनल वेरिएशन ही वो वेरिएशन है जो हमें अगली पीढ़ी में, अगली जनरेशन में, ऑफस्प्रिंग्स में देखने को मिलता है। देखते हैं क्या इसका सिग्निफिकेंस है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट देमसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। बहुत सही बात है, एकदम सही बात है। वेरिएशन आएगा, अडॉप्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनवायरनमेंट में आने वाले चेंज के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा। जैसे अभी जो हमने देखा, ये कोरोना क्राइसिस हुई, तो लोगों ने अपनी हैबिट्स चेंज करी, अपनी फीडिंग हैबिट्स चेंज करी। जहाँ कुछ लोग पहले डेली बाहर का खाना, फास्ट फूड, ये रेस्टोरेंट वो रेस्टोरेंट, हर जगह की फ़ोटो क्लिक करके डालते थे सोशल मीडिया पे, आज हम ये खा रहे हैं, आज हम अलग अलग रेस्टोरेंट। अब क्या हुआ, लॉकडाउन में सब लोगों ने अपनी हैबिट चेंज करी। क्यों? क्योंकि वो अडाप्टेशन था। अब लोग घर में कुकिंग करके जो खाना बना रहे वो डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हैबिट चेंज हुई। जहाँ पर बाहर का खाना हमारे लिए हार्मफुल हुआ करता था, अब घर का खाना लोग खा रहे हैं। ये एक तो ये हो गया कि एडवर्स कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना। सो वेरिएशन इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट देमसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। इट फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि घर में खाना बनाने से एक इवोल्यूशन का शुरुआत हो जाएगा, लेकिन एक थिंकिंग बनेगी लोगों की टू कंज्यूम हेल्दी फूड। एंड ऑल्सो ऑब्वियसली जो आजकल आयुर्वेदिक जो मेडिसिन, जो काढ़ा लोग ले रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो मेकिंग अ बेटर हेल्थ। वो भी हेल्थ बनाने में लोगों को हेल्प कर रहा है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प कर रहा है। सो रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, अडॉप्टेबिलिटी हुई, ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज हो रही कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी जो है इवॉल्व होती है, डेवलप होती है। उसके ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे उनमें भी वही जो है अडॉप्टेड कैरेक्टर ही आगे ट्रांसमिट होंगे। तो ये बनेगा रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन।
इट इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू फेस द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस इन अ बेटर वे। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस यानी विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करना, टिके रहना, ये कंडीशन एडवर्स कंडीशन में, एडवर्स एनवायरमेंटल सिचुएशन में स्ट्रगल करना, सरवाइव करना, ये कैपेबिलिटी ऑर्गेनिज्म की बढ़ती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से। इट हेल्प मैन इन इम्प्रूविंग द रेस ऑफ यूजफुल एनिमल एंड प्लांट्स। तो एडवर्स कंडीशन या बोला जाए वेरिएशन हेल्प करता है रेस के इम्प्रूवमेंट में। रेस के इम्प्रूवमेंट में यानी हमने बोला था कि रेस मतलब होता है नस्ल के इम्प्रूवमेंट, यानी ऑफस्प्रिंग में भी ये डेवलप्ड कैरेक्टर, ये अडाप्टेबिलिटी ट्रांसमिट होती है, तो ऑफस्प्रिंग भी ज़्यादा डेवलप बनती हैं। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का बेसिस है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर का बेसिस है वेरिएशन। इट ऑल्सो लीड टू एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू ट्रेड्स। न्यू ट्रेड्स यानी फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, नए तरह के फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है ड्यू टू वेरिएशन। ठीक है, अब बात आती है जब जेनेटिक्स की, बात आती है जब इनहेरिटेंस की, तो सबसे पहले जो जिक्र आता है वो आता है किसका? मेंडल का। ठीक है, मेंडल एक बड़े ही मैं बोला जाए स्कॉलर, एक साइंटिस्ट, प्रीस्ट जो भी कह लो, एक फार्मर, साइंटिस्ट, प्रीस्ट जो भी हम कह लें, लेकिन एक विजनरी पर्सन थे। विजनरी पर्सन जिनके पास एक विजन था कि मुझे इस चीज़ पे वर्क करना, और उन्होंने वो वर्क किया भी, और अपने टाइम, अपने एरा से बहुत एडवांस जो है थिंकिंग रखते थे। और उसी का जिक्र मैं यहाँ पे कहूँगा। इनसे रिलेटेड थोड़ी सी एक स्टोरी है, हम उस स्टोरी की लॉयल्टी को समझने की कोशिश करेंगे और इसमें आगे देखेंगे। तो ग्रिगोर जॉन मेंडल 1822 से 1884 याद रखना, ठीक है, 1822 से 1884 इन सिलिसियन, जो ऑस्ट्रिया में था उस समय, आज ये चेकोस्लोवाकिया में है, यहाँ पर इनका बर्थ हुआ था और वहीं पर उन्होंने वर्क किया था। एंड ही इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने ही सबसे पहले इनहेरिटेंस जैसे फिनोमिना को समझाने की कोशिश की थी, वेरिएशन जैसे फिनोमिना को समझाने की कोशिश की थी, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश की थी। एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो किए थे वो गार्डन पी पे किए थे, जो कि पाइसम सटाइवम जिसे कहा जाता है। और इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए, देखिए जाहिर सी बात है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो पी प्लांट पे किए थे। तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट किसी को पहले से नहीं मालूम होता है। जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, उस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन आता है, उस कंक्लूजन का वो ऑब्जर्वेशन करता है, और उस ऑब्जर्वेशन के बाद वो एक रिजल्ट पे पहुंचता है। सो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट डाटा कंक्लूजन को प्रेजेंट किया ब्रन नेचुरल सोसाइटी में 1865 में। अपना जो कंक्लूजन है वो प्रेजेंट किया, एंड वाज पब्लिश्ड इन एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन 1866। तो इनका जो डेटा था वो पब्लिश हुआ, जो इनका कंक्लूजन था, जो इनका कॉन्सेप्ट था वो पब्लिश हुआ, लेकिन किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब भाई क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया? क्यों? मेंडल का जो कंट्रीब्यूशन था वो, उसको वो इम्पोर्टेंस उस समय नहीं मिल पाई जो उसे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उस समय साइंटिस्ट की सोच उतनी डेवलप नहीं थी जितनी मेंडल की डेवलप थी। मेंडल अपने समय से काफ़ी आगे सोच रहे थे। उनके जो एक्सपेरिमेंट थे, उनको समझने की जो थिंकिंग थी वो उस समय के साइंटिस्ट में डेवलप नहीं थी, इसलिए उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे साइंटिस्ट ये बात को समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे कोई मैथमेटिक्स से बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर सकता है, जो उन्होंने किया था। ही यूजेस मैथमेटिक्स इन हिज एक्सपेरिमेंट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। सो बायोलॉजी या लाइफ साइंस के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज़ किया था, और वो बात उस समय के साइंटिस्ट के दिमाग के बाहर की थी। तो 1866 के बाद इनको भाई भुला दिया गया। फिर हिज
वर्क वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन 1900, यानी समझिए 1666 में उन्होंने पब्लिश किया था और 1866 में उन्होंने पब्लिश किया था। उसके बाद 1900 के बाद रिकॉग्नाइज हुआ, यानी लगभग 34 ईयर के बाद। मैंने बोला कि बहुत एडवांस थे अपने टाइम से। और वो रिकॉग्नाइज भी कैसे हुआ, 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। सो इनके डेथ के भी 16 ईयर बाद एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो डिवेरेज और उनकी टीम थी जिसमें कार्ल कॉरेंस जर्मन बॉटनिस्ट, एरिन वॉन स्केमार्क ये वो बॉटनिस्ट थे, ह्यूगो डिवेरेज जो है डच बॉटनिस्ट बायोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने मेंडल के कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिडिस्कवर किया। मेंडल के कॉन्सेप्ट को रीडिस्कवर किया, उसको समझा, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और उनको एज ए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ये लोग चाहते तो क्रेडिट खुद ले सकते थे, लेकिन यही है लॉयल्टी। इन्होंने उनके वर्क को रिस्पेक्ट और जो कंट्रीब्यूशन, जो उसको अहमियत मिलनी चाहिए थी, वो इन लोगों ने दी। मेंडल की डेथ के 16 ईयर बाद इनका जो लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल का, ये रिकॉग्नाइज हुआ और लोगों ने इसको समझा कि भाई आज से 34 ईयर्स पहले मेंडल क्या बोलना चाहते थे। अब क्या बोलना चाहते थे ये समझने के लिए हमें इनकी भाषा समझनी पड़ेगी। भाई मेंडल अपने कॉन्सेप्ट्स में क्या बोलना चाहते थे ये समझने के लिए हमें उस कॉन्सेप्ट्स की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, हमें उनके टर्म को समझना पड़ेगा। उसी टर्म से रिलेटेड आ जाती है हमारी जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस की टर्मिनोलॉजी। सो टर्मिनोलॉजी क्या होती है बच्चों, देखें अगर सम जनरल टर्म या टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी आती है जीन। जीन से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल बना है क्रोमोसोम का। जब हम क्रोमोसोम को अनकॉइल करते हैं तो एक लॉन्ग थ्रेड बनता है, वो लॉन्ग थ्रेड को हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। वो लॉन्ग थ्रेड को हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर, या उसे हम एक सिंगल डीएनए भी बोल सकते हैं। अब उस क्रोमेटिन फाइबर का हम एक छोटा सा पीस लेते हैं, उस पीस को भी हम डीएनए बोल सकते हैं, लेकिन जो छोटा पीस है वो पूरा क्रोमेटिन फाइबर नहीं है, दैट इज अ पीस ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। सो क्रोमेटिन फाइबर पूरे को भी हम डीएनए बोल सकते हैं या उसके छोटे से पीस को भी हम डीएनए बोल सकते हैं। अब जब हम उस डीएनए को एग्जामिन करेंगे तो हमें पता चलता है कि उस छोटे डीएनए में या बड़े डीएनए में किसी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने की इंफॉर्मेशन जिस पार्ट में होती है उस पार्ट को हम जीन बोलते हैं। सो जीन क्या हो जाता है, इट इज़ अ हेरिडिटरी यूनिट विच कैरीज कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो यहाँ पर हम पूरे जीन की बात करें, जीन वो हेरिडिटरी यूनिट्स हैं जो क्रोमेटिन फाइबर या डीएनए में पाई जाती हैं, और ये यूनिट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन ले जाती हैं, कैरेक्टर के ट्रांसमिशन में हेल्प करती हैं। दूसरा आता है एक और टर्म मैं यहाँ आपसे डिस्कस करूँगा, एलील। और एलील से पहले मैं डिस्कस करूँगा ट्रेट। ट्रेट क्या होता है, द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर के कितने फॉर्म हैं, जैसे हमने बोला था कलर ऑफ हेयर। कलर ऑफ हेयर एक कैरेक्टर है, ब्लैक हेयर, ब्राउन हेयर, ब्लॉन्ड हेयर, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, सो कैरेक्टर के जो फॉर्म होते हैं उन्हीं को ट्रेट्स कहा जाता है। अब ब्लैक हेयर, ब्राउन हेयर या ब्लॉन्ड हेयर को जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है उसे कहते हैं एलील। सो एलील आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर। ये किसी कैरेक्टर के ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो टर्म एलील रिफर टू ईच मेंबर ऑफ ए जेनेटिक पेयर और अल्टरनेट ट्रेट ऑफ ए जीन पेयर। तो हर कैरेक्टर के जो ट्रेड्स हैं उन सभी ट्रेड्स को अलग अलग एलील रिप्रेजेंट करते हैं, और एलील जो होते हैं ये अल्फाबेटिकल फॉर्म होते हैं ट्रेड्स का। दे आर द अल्फाबेटिकल फॉर्म। इन्हें हम कैपिटल अल्फाबेट या स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
सो ब्लैक हेयर के लिए अलग एलील होगा, ब्राउन हेयर के लिए अलग एलील होगा, ब्लॉन्ड हेयर के लिए अलग। तो किस रिप्रेजेंटेशन से हम समझेंगे कि किस तरह के हेयर की बात हो रही है, उसी को हम कहते हैं एलील। जैसे क्लास में आपकी क्लास होगी, कहीं 40 स्टूडेंट्स होंगे, कहीं 60 स्टूडेंट्स होंगे। सो आपकी जो क्लास होगी उस क्लास में क्या होंगे, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हो गया कैरेक्टर। अब स्टूडेंट्स में बॉयज़ अलग, गर्ल्स अलग, और बॉयज़ में भी सबकी अलग आइडेंटिटी है जिनको हम नाम बोलते हैं। सो नेम का जो रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा तो नहीं क्लास में बॉय नंबर 1 बॉय नंबर 2 सबका अलग अलग नाम है। तो वो जो नेम का रिप्रेजेंटेशन है किसी भी स्टूडेंट का, दैट इज एलील। सो जो अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ट्रेट का, दैट इज एलील। अब यहां पर आ जाती है बात कि किसी भी हम एक ट्रेट की बात करें, सपोज करिए किसी का ब्लैक हेयर है या ब्लैक हेयर से रिलेटेड हम बात करें। सो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे मैं हूँ तो हमारी बॉडी की कोई सेल होगी तो उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो फादर से आता है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो मदर से आता है। तो हर सेट यानी फादर से भी हेयर के कलर का एक ट्रेट आएगा, मदर से भी हेयर के कलर का एक ट्रेट आएगा, और दोनों के एलील प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए सोमैटिक कंडीशन में यानी डिप्लॉयड कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में जो है ट्रेड्स जो है वो पेयर में एलील जो है वो पेयर में पाए जाते हैं। तो ट्रेड्स के पेयर होते हैं और इसलिए एलील के भी पेयर होते हैं। सो जीन पेयर या अल्टरनेट ट्रेट या इसे एलील पेयर कहा जाता है। कि अगर हम बात करें हमारी बॉडी की तो 23 क्रोमोसोम फादर से आए, 23 क्रोमोसोम मदर से आए। जो ट्रेट जिस कैरेक्टर के ट्रेट फादर के क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे उसी कैरेक्टर के ट्रेट मदर के क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट हो सकता है, सेम हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन प्रेजेंट होंगे। और इसलिए जो हमें ट्रेट्स मिलते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, कैसे मिलते हैं, पेयर्ड फॉर्म में मिलते हैं। और अगर मान लीजिए दोनों के ट्रेट सिमिलर हुए, यानी फादर से भी ब्लैक हेयर का ट्रेट आया और मदर से भी ब्लैक हेयर का ट्रेट आया, तो दोनों के एलील भी सेम होंगे। और जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जो ट्रेट्स का पेयर सेम होता है या एलील उनके सिमिलर होते हैं, तो उसे होमोजाइगस ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होमोजाइगस ट्रेट, व्हेन सेम पेयर ऑफ एलील और ट्रेट्स आर प्रेजेंट। और जब होमोजाइगस ट्रेट की बात करेंगे, सो दोनों अगर सिमिलर ट्रेट हैं तो उनसे बनने वाले गैमीट भी सिमिलर होंगे। मियोसिस से जो गैमीट बनेंगे वो गैमीट भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। दूसरा आता है हेट्रोजाइगस ट्रेट। हेट्रोजाइगस ट्रेट क्या हो जाता है, अगर फादर से आने वाला ट्रेट अलग हो और मदर से आने वाला ट्रेट अलग हो तो वो अलग अलग एलील से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और उसे कहा जाता है पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस ट्रेट। और इसमें जो गैमीट बनेंगे वो गैमीट क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों के एग्जाम्पल लिए हैं, आप देख सकते हैं। होमोजाइगस ट्रेट में जो गैमीट बन रहे हैं वो गैमीट सिमिलर टाइप के हैं। मियोसिस से जो 4 गैमीट बन रहे हैं हैप्लॉइड हैं और चारों सिमिलर टाइप के हैं। वहीं जो हेट्रोजाइगस ट्रेट की हम बात करें तो इसमें जो 4 गैमीट बन रहे हैं चारों हैप्लॉइड हैं, लेकिन ये चारों क्या हैं, डिफरेंट टाइप के। तो ये याद रखना है कि होमोजाइगस ट्रेट अगर होगा तो उनके सिमिलर गैमीट बनेंगे और हेट्रोजाइगस ट्रेट होगा तो उनके डिसिमिलर गैमीट बनेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, ये होता है एक रेसलिंग मैच। ठीक है, कैरेक्टर्स के बीच में एक रेसलिंग मैच। इसको समझेंगे कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है। सपोज करिए फादर से जो क्रोमोसोम्स आए हैं और मदर से जो क्रोमोसोम्स आए उनमें अलग अलग ट्रेट हैं। फादर जैसे अगर हम कलर ऑफ हेयर की बात करें और कलर ऑफ आइरिस की बात करें, इन दोनों के कलर्स की बात करते हैं। सो इन दोनों की जब हम बात करेंगे तो सपोज करिए कि दोनों फादर से भी अलग ट्रेट आया है और मदर से भी अलग ट्रेट आया है, और दोनों के जो ट्रेट हैं वो बच्चे में तो दोनों एक्सप्रेस होंगे नहीं भाई। ऐसा नहीं होगा आधे जो हेयर हैं वो ब्लैक हो जाए और आधे ब्राउन हो जाए।
तो दोनों ट्रेड्स में क्या होगा, कंपटीशन। ठीक वैसे ही जैसे रेसलिंग का मैच होता है, और रेसलिंग का मैच होगा तो हम पहले से नहीं बता सकते कि कौन जीतेगा, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट जनरेशन में जो एक्सप्रेस हुआ है। तो अगली जनरेशन में जो चाइल्ड है उसमें कैसे हेयर कलर डेवलप होंगे वो डिसाइड करेगा कि कौन सा कैरेक्टर सुपीरियर है या डोमिनेटिंग है। यानी जिसने दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस करके खुद को एक्सप्रेस किया, दैट इज डोमिनेटिंग, और जो सप्रेस हुआ है दैट इज रेसेसिव। सो डोमिनेटिंग ट्रेट वो होता है जो F1 या बोला जाए जो नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, और जो एक्सप्रेस नहीं होता है दैट इज रेसेसिव ट्रेट। तो ब्लैक डोमिनेटिंग है हेयर कलर या ब्राउन कलर ऑफ हेयर डोमिनेटिंग है, ये हम पहले से नहीं बोल सकते। ये हम कैसे बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन जो हमें नेक्स्ट जनरेशन में मिलेगा। सो नेक्स्ट जनरेशन में जो चाइल्ड होगा उसका कलर अगर ब्लैक हुआ तो हम मान लेंगे भाई डोमिनेटिंग ब्लैक है, और अगर ब्राउन हुआ तो मान लेंगे डोमिनेटिंग ब्राउन है। तो दूसरा वाला रेसेसिव हो जाएगा, यानी एक तगड़ा पहलवान एक सुकड़ा पहलवान, जो जीत गया वो तगड़ा पहलवान और जो हार गया वो सुकड़ा पहलवान। ठीक है बच्चों, तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है दैट इज डोमिनेटिंग ट्रेट, एंड द ट्रेट विच इज सप्रेस्ड इज नोन एज रेसेसिव ट्रेट, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि प्लांट्स में टॉलनेस का जो कैरेक्टर है वो पाया गया है कि डोमिनेटिंग है, और डोमिनेटिंग ट्रेट को कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और रेसेसिव ट्रेट को स्मॉलर अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब भी इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो कैपिटल अल्फ़ाबेट शुड ऑलवेज बी रिटन फर्स्ट, पहले प्रायोरिटी मिलेगी किसको, कैपिटल अल्फ़ाबेट को। सो टर्मिनोलॉजी में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला जो टर्म आएगा वो है भाई जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है, किसी भी ट्रेट का या बोला जाए किसी भी कैरेक्टर का जो जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन है, या किसी भी ट्रेट का जो जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ एलील, उसे कहा जाता है जीनोटाइप। जैसे मान लेते हैं कोई टॉल है, ठीक है, सो टॉल मतलब ये कैरेक्टर ऑफ हाइट है, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ लेंथ है, कैरेक्टर ऑफ हाइट है। सो उसमें एक ट्रेट आ जाएगा टॉल और एक ट्रेट आ जाएगा ड्वार्फ। ठीक है, अब टॉल को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा टॉल ट्रेट को तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि टॉलनेस जो है डोमिनेटिंग कैरेक्टर, ऐसा ऑब्जर्वेशन में पाया गया, ऐसा हम पहले से नहीं कह रहे, ऐसा ऑब्जर्वेशन में पाया गया है कि टॉलनेस इज द कैरेक्टर दैट इज डोमिनेटिंग, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से। और ड्वार्फनेस इज द कैरेक्टर ऑफ मतलब ट्रेट ऑफ हाइट ऑफ कैरेक्टर एंड इट इज रेसेसिव, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल टी से। सो हमने पढ़ा है कि जो डोमिनेटिंग अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें कैपिटल, डोमिनेटिंग जो ट्रेट होते हैं उन्हें कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रेसेसिव ट्रेट होते हैं उन्हें हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं किसको, द ट्रेट ऑफ टॉलनेस एंड ट्रेट ऑफ ड्वार्फनेस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है बच्चों, ध्यान से सुनना, जो एलील फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है उसे कहा जाता है जीनोटाइप, यानी जो उसमें क्रोमोसोम्स के फॉर्म में कैरेक्टर प्रेजेंट है उसे कहा जाता है जीनोटाइप। अब जैसे कोई मान लीजिए सीड है, तो सीड का जो प्लांट बनेगा वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, क्या ये हम सीड को देखकर बता सकते हैं? तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन सीड के अंदर या तो टॉलनेस का ट्रेट होगा या तो ड्वार्फनेस का ट्रेट होगा। तो जो कैरेक्टर हम देखकर नहीं बता सकते, लेकिन सिंस वो कैरेक्टर, वो ट्रेट, उसका एलील उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, उसे कहा जाता है जीनोटाइप। एंड जीनोटाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय एलील, और ये हम देखकर नहीं बता सकते, लेकिन जब उस सीड को हम सो करेंगे उसमें प्लांट बनेगा, प्लांट जब अपनी फुल लेंथ पर पहुंचेगा और तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये टॉल प्लांट है या ड्वार्फ प्लांट है। तो जो कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर का हम मतलब फाइनलाइजेशन या कंसिडरेशन हम मॉर्फोलॉजी देखकर करते हैं उसे कहा जाता है फिनोटाइप। सो प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा ये हम उस प्लांट को देखकर बता सकते हैं। सो
और जो कैरेक्टर हम देख कर बताते हैं उसी को क्या कहा जाता है, फिनोटाइप। कलर ऑफ हेयर ब्लैक है या ब्राउन है, वो हम कलर ऑफ हेयर देखकर बता सकते हैं, तो वो क्या है, फिनोटाइप। तो जो कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकली देखकर या रिप्रेजेंट किए जाते हैं उन्हें फिनोटाइप कहा जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है जीनोटाइप, इट इज़ अ जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेट। ये ट्रेट का जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन है। आइदर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, और कैपिटल टी यानी एलील फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी फॉर ए टॉल प्लांट। तो टॉल प्लांट के लिए जीनोटाइप होगा, अगर स्मॉल प्लांट होगा तो स्मॉल टी, ठीक है। तो दोनों एलील क्या होंगे, होमोजाइगस स्मॉल होंगे। अब आता है नेक्स्ट फिनोटाइप। इट इज़ एन एक्सप्रेशन और फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को जो देखकर हम कैरेक्टर कंसिडर करते हैं उसे कहा जाता है फिनोटाइप। जैसे टॉल पी प्लांट को टॉल है तो वो हम देखकर कैसे पहचानेंगे कि भाई टॉल वो दिखेगा। किसी के बालों का कलर ब्राउन है तो वो हम तभी देखकर पहचान पाएंगे जब उसके बालों का कलर हमें दिखाई देगा। अगर उसके बाल हटा दो, शेव ऑफ कर दो, तो हम देखकर नहीं बता पाएंगे। तो जो कैरेक्टर देखकर नहीं बताया पाएँ, ठीक है, देखकर नहीं बता पाएँ, या हम केवल ऐसा कि भाई देखकर ही कंसिडर करके ही मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस को देखकर ही बता पाते हैं, उसे फिनोटाइप या फिनोटिपिक कैरेक्टर कहा जाता है। इट कैन बी नोटेड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। किस तरह से हम नोट कर सकते हैं इसको, जब हम इंडिविजुअल का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर कुछ क्रॉस आते हैं। क्रॉस मतलब हम जो क्रॉसिंग करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो दो गैमीट फ्यूज़ होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्रॉस। तो उसको अगर हम जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कंसिडर करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सामने कुछ टर्म आते हैं, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है कि जब हम दो इंडिविजुअल की क्रॉसिंग कराएं, उनके बीच हम रिप्रोडक्शन परफॉर्म कराएं, और उस रिप्रोडक्शन में हम केवल एक कैरेक्टर को कंसिडर करके, ध्यान से देना, एक कैरेक्टर को ही ऑब्जर्वेशन में रख के हम क्रॉसिंग को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसे कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी इट इज़ अ क्रॉसिंग विद कंसिडरेशन ऑफ ओनली वन कैरेक्टर। आइदर जैसे हमने बोला कि हाइट जो है, हाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म या हाइट ऑफ प्लांट, ये एक कैरेक्टर है, या कलर ऑफ हेयर ये दूसरा कैरेक्टर है। तो जब हम किसी एक कैरेक्टर को कंसिडर करके क्रॉस कराते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे इनहेरिटेंस ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ, इनहेरिटेंस ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। सो अगर हम एक कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी यहाँ पर वन पेयर हो गया। पेयर मतलब जो हम टॉल और ड्वार्फ, ये हाइट के दो ट्रेट हैं, जब इनको हम कंसिडर करते हैं, एक कैरेक्टर के ही पेयर को हम कंसिडर करके चल रहे हैं, तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या हो गया, इट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को जब हम कंसिडर करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं, तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस को कंसिडर करते हैं तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ट्राई हाइब्रिड हो गया जब हम तीन कैरेक्टर के कंसिडरेशन में क्रॉसिंग कराते हैं। और इसी से रिलेटेड फिर बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस आ जाता है। और बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये हम जब मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड देख लेंगे उसके बाद समझेंगे। लेकिन इसमें अभी मैं इनकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पे अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन इनसे रिलेटेड मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। जब भी हम जेनेटिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, कोई ऑफस्प्रिंग के ऑब्जर्वेशन का कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि कौन से दो इंडिविजुअल को हमने पेरेंट के फॉर्म में लिया है। ठीक है, जैसे मेंडल ने भी जब अपना एक्सपेरिमेंट किया होगा तो किन्हीं दो कुछ प्लांट्स को एज ए पेरेंट लिया होगा, दो या दो से ज़्यादा प्लांट्स को अलग अलग क्रॉस कराने के लिए एज ए पेरेंट लिया होगा। तो जब भी कोई क्रॉस होता है उसमें जो सबसे पहले जो इंडिविजुअल लिए जाते हैं, जो सबसे पहली जनरेशन होती है जिनको लेकर हम क्रॉस शुरू करते हैं, उन्हें हम पेरेंट जनरेशन या
फिलियल ज़ीरो या F0 जनरेशन कहते हैं। तो याद रहेगा कि किसी भी क्रॉसिंग में जिस जनरेशन को एज ए पेरेंट कंसिडर किया जाता है उस जनरेशन को फिलियल ज़ीरो या F0 जनरेशन कहते हैं। फिलियल का मतलब होता है जनरेशन और F0 का मतलब होता है पेरेंट जनरेशन जहां से हमने क्रॉसिंग की शुरुआत करी है। ठीक है, अब उस पेरेंट को लेकर हम क्रॉस करते हैं तो हमें उनके ऑफस्प्रिंग मिलते हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन। पेरेंट के बाद जो फर्स्ट जनरेशन मिलती है उसे हम कहते हैं F1 जनरेशन या फिलियल 1 जनरेशन। और F1 जनरेशन के अगर हम इंडिविजुअल्स को लेकर हम क्रॉस करते हैं जिससे उसकी नेक्स्ट जनरेशन मिले, सो उसे कहते हैं फिलियल 2 या F2 जनरेशन। तो जनरेशन को जेनेटिक्स के लैंग्वेज में फिलियल, जिसमें F0, F1 और F2 जनरेशन F3, F4 भी हो सकता है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो कुल मिलाकर अगर हम अपनी बात करें और हमने अपने कैरेक्टर को, अपने इनहेरिटेंस को कंसिडर करने के लिए अगर हम एक ग्रैंड फादर से समझने की कोशिश करते हैं, ग्रैंड फादर की जनरेशन से स्टार्ट करते हैं, तो ग्रैंड फादर की जनरेशन क्या हो जाएगी? F0 जनरेशन। हमारे जो फादर या हमारी मदर की जो जनरेशन होगी वो क्या होगी? F1 जनरेशन। और फिर हमारी जनरेशन क्या होगी? F2 जनरेशन। आगे समझ में? इसी पॉइंट को, जनरेशन को जेनेटिक्स की भाषा में फिलियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, फिलियल कहा जाता है। और F0, F1, F2, F3, F4 ऐसे इस तरीके से कंटिन्यूस फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। F0 मतलब जो पेरेंट जनरेशन है जिसको लेकर क्रॉस स्टार्ट किया गया है। F1 मतलब F0 के बाद मिलने वाली फर्स्ट जनरेशन। F2 मतलब F0 के बाद मिलने वाली सेकेंड जनरेशन। ठीक है, इसको हमें कंसिडर करके चलना है। तो इसी के बाद हम देखेंगे, जब मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे तो हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को देखेंगे। वैसे तो अभी केवल डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन अभी समझ में नहीं आएगी, तो हम जब मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड को देखेंगे तब उसके बाद हम बैक और टेस्ट क्रॉस को देखेंगे। नेक्स्ट आता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम ए फ्लावर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। इसको समझिएगा, ये एक टर्म है जिसको हम यूज़ करेंगे जब हम मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करेंगे, तो हम इमैस्कुलेशन का यूज़ करेंगे और मेंडल ने भी किया था। इमैस्कुलेशन होता क्या है? सपोज़ करिए हमने पॉलिनेशन पढ़ा है और पॉलिनेशन में हमने ऑटोगेमी पढ़ा है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो जब हम ऑटोगेमी की बात करते हैं, सो एक फ्लावर है जिसमें उसके एंथर से पॉलन उसी के स्टिग्मा तक जो है ट्रांसपोर्ट करता है। सो उसके एंथर से उसी के स्टिग्मा तक अगर ट्रांसपोर्ट करेगा तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो जाहिर सी बात है वो सेल्फ पॉलिनेशन को ज़्यादा प्रमोट करेगा। बट अगर ये फ्लावर है उसमें हमने एंथर को कट कर दिया, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसी फ्लावर के पॉलन से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक, उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलन आए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द एंथर हैज़ बीन इमैस्कुलेटेड। ठीक है, इमैस्कुलेटेड मतलब उसे कट एंड रिमूव कर दिया। सो अगर उसमें पॉलिनेशन होता है तो पॉसिबल है पॉलिनेशन के लिए जो पॉलन आता है वो बाहर से ही आया होगा, यानी वो क्रॉस पॉलिनेशन से ही आया होगा। और इसलिए अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन किसी प्लांट में कराना हो तो हम इमैस्कुलेशन का यूज़ करते हैं, और फिर यदि पॉलिनेशन होता है तो वो बिना किसी डाउट के क्रॉस पॉलिनेशन ही हुआ होगा। और इसी का बेनिफिट हम लेते हैं किसमें? इमैस्कुलेशन, जेनेटिक्स में इमैस्कुलेशन के थ्रू अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना हो। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट में, जिसमें हम मेंडल और मेंडल के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।